अपनी बात संसद में रख सकें। कोरोना की वजह से संसद के मॉनसून सत्र में जब प्रश्नकाल नहीं चल पाया था तो विपक्ष की आलोचनाओं का सामना सत्ता पक्ष को करना पड़ा था। इसी बात का जिक्र करते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में सांसदों को नसीहत दी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए प्रश्नकाल बेहद जरूरी होता है, इसलिए सदन की कार्यवाही बाधित नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जयश्री पुरी और अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और एरो इंडिया एयर शो का आज बेंगलुरु में रिहर्सल किया गया। इस एयर शो का आयोजन 3 से 5 फरवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा आयोजित होने वाले इस शो का ये 13वां संस्करण है। इस शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत की रक्षा तकनीक और ताकत के प्रदर्शन के लिए इस शो को काफी अहम माना जा रहा है। इस शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही भारत का पहला सेमी स्टेल्थ ड्रोन इंडिजीनियस ड्रोन वॉरियर को भी मॉडल भी एयर शो एयर इंडिया में पेश किया जाएगा। वॉरियर नाम का ड्रोन स्वदेशी कार्यक्रम CATS यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा है। ये मानव और मानव रहित प्लेटफॉर्म का बेहद सटीक मिश्रण है जो दुश्मन के बेहद चौकसी भरे हवाई क्षेत्र को भी भेद देगा। एरो इंडिया शो में बोइंग, IEH कॉरपोरेशन, GE एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और ट्रैकर सिस्टम समेत अमेरिका की अहम रक्षा कंपनियां हिस्सा लेंगी। अमेरिका का BAV लॉन्चर भारी बम वर्षक एयरक्राफ्ट एरो इंडिया एयर शो में फ्लाई बाय प्रदर्शन करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे LCA के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी और भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री सशक्त होगी। एक रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चौथी पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दूसरी असेंबली लाइन की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये असेंबली लाइन आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करेगी और इस कदम से भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री सशक्त होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा ये कैंपेन है, इन तीनों को यह ताकत देगा, तीनों को यह मजबूती देगा। कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है। यदि मैं इसे कहूं कि यह हिस्टोरिकल डील है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। हिस्टोरिकल डील है जो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। तेजस की दूसरी असेंबली प्रोडक्शन लाइन के शुरू होने से HAL हर साल करीब 16 तेजस का निर्माण कर सकेगा और इस प्रोडक्शन लाइन से करीब 5,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल सकेगा। इस प्रोडक्शन लाइन से टियर 1, 2 और 3 की करीब 500 घरेलू इकाइयों और 200 कंपनियों की भागीदारी से करीब 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। जो भी बनाना होगा, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से, आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा। तेजस मार्क 1A में
डिजिटल फ्लाई बाय वायर और मिशन कंप्यूटर कंट्रोल एवियोनिक्स जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों का उपयोग किया गया है। नए तेजस प्लांट के कारण एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी। ये बट नेचुरल है। बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी जानकारी में यह भी आया है कि आप सबने सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल को जो अपनाया है उसके तहत 650 डिजाइन और प्रोडक्शन एजेंसीज भी आपके साथ जुड़ रही हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ डबल डिजिट में है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 11.5 होगी। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है। एलजी तेजस की सेकंड असेंबली लाइन में HAL सालाना 16 तेजस एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा और ये जो भारत सरकार की योजना है कि तेजस को फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान बनाया जाए भारतीय सेना का, उसमें एक बड़ा कारगर कदम होगी। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे के साथ सुधीर यादव, DD न्यूज, बेंगलुरु। इसी के साथ एक और ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आम बजट को विकासशील बताया। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सर। सर, आज का ये जो बजट था, खासकर आपकी जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय को कितना बूस्टअप करेगा? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देश के इतिहास में पहली बार इतनी प्रायोरिटी निर्मला जी ने दी है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में एक बार 2 किलोमीटर पर डे हाईवे बनते थे। अभी इस साल जनवरी एंड में हमने 28 किलोमीटर बनाया और अगले साल यानी अगले मार्च एंड तक हम 40 किलोमीटर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश को 5 साल में बदल देंगे। अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 5 साल के अंदर देश में मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। सर, स्क्रैप पॉलिसी जो जिस तरीके से आपने बताया कि वेस्टेज जो होगा उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा और जो नए मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसमें भी स्क्रैप जो होगा उसका इस्तेमाल किया। देखिए, अभी जैसे एक गाड़ी या ट्रक स्क्रैप होगी तो उसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, स्टील, रबर सब निकलेगा। फिर रिसाइकलिंग होगा, उसके नए पार्ट्स बनेंगे। तो नया मटेरियल लेकर जो कॉस्ट है इसमें सस्ता होगा। फिर हम लोग हमारे पोर्ट में हमने ड्राफ्ट बढ़ाया, फिर बाहर का स्क्रैप आएगा। तो हमारा देश आने वाले 5 साल में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के वर्ल्ड के सब ब्रांड देश में उपस्थित है। हम नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ। देखो, पहली बात तो ऐसी है कि ये बजट आने के पहले 3 लाख करोड़ का पैकेज MSME को मिला और लगातार अभी जैसे आज देखिए कि स्टील के लिए जो स्टील वेस्ट आ रही थी उसके ऊपर ड्यूटी कैंसिल हो गई तो स्टील सस्ता होगा। फिर स्टील के कंपोनेंट जो आ रहे थे उसके ऊपर 15 रुपये ड्यूटी थी, वो 7.5 रुपये 7.5% की है, तो उसके कारण वो सस्ता होगा, तो इंपोर्ट भी सस्ता होगा। और मैं ये मानता हूँ कि अब स्टील की प्राइस भी देश में कम होगी। तो ये थे नितिन गडकरी साहब, जिनका मानना है कि खासकर MSME में जो कोरोना काल में दिक्कतें सहनी पड़ी, कठिनाइयाँ सहनी पड़ी थी, उसको दुरुस्त कर दिया गया है और आगे भविष्य में और दुरुस्त किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।
ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव है कि वहाँ पर पैराशूट से बच्चों को मारा जा रहा है। ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं 2 टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। न्यू इंडिया को साकार बनाने और देश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए युवाओं की प्रतिभा, हुनर और हौसलों को संजोया गया है संसाधनों और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के माध्यम से। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया से जुड़े युवाओं की हौसला अफजाई की जा रही है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के जरिए। दूरदर्शन लेकर आ रहा है इन्हीं विजेताओं के बुलंद हौसलों, अडिग सोच और असाधारण यात्राओं की कहानियां। 12 क्षेत्रों में 35 श्रेणियां, देश के अलग अलग भागों से स्टार्टअप की सफलता की कहानियां। खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस में आपके अपने दूरदर्शन नेटवर्क पर। Defence Minister Rajnath Singh addresses the curtain raiser event for Aero India 2021 in Bengaluru, hails the contribution of Aero India in showcasing the nation's accomplishments in defence manufacturing and position India as investment, innovation and defence manufacturing hub. Centre deputes 2 high-level multidisciplinary teams to Kerala and Maharashtra to collaborate with the state health authorities in COVID prevention and management. The 2 states constitute 70% of the active cases. Recovery rate in the country crosses 97%. Over 39.5 lakh healthcare workers vaccinated till yesterday. Rajya Sabha adjourned till tomorrow due to continuous interruption by the opposition on farmers' issues. No proposed legislative business could be taken due to opposition ruckus. Lok Sabha adjourns till 5 p.m. amid uproar by the opposition over the farm laws. Markets rise sharply on the second consecutive day over positive post-budget sentiment. Sensex jumps 1,300 points at the opening, touching 50,000 mark, while Nifty jumps 300 points. Myanmar Army announces major cabinet reshuffle after seizing power. State Councillor Aung San Suu Kyi remains in detention. India issues advisory for Indian citizens in Myanmar to take due precautions. UN Security Council to hold emergency meeting today. Namaskar and welcome. You're watching DD News. I'm Sakal Bhatt and the top story at this hour. Raksha Mantri Rajnath Singh today inaugurated Hindustan Aeronautics Limited Tejas light combat aircraft's second production line in Bengaluru. The indigenously designed 4.5 generation light combat aircraft Tejas is the lightest and smallest fly-by-wire multi-role combat aircraft. The inauguration of the second plant for LCA will enable HAL to produce 16 aircrafts annually. Raksha Mantri says Tejas LAC's second production line will strengthen HAL, Indian Air Force and Atmanirbhar Bharat campaign. He said that Aero India 2021 will help forge enormous global engagement with Indian defence industry in the form of partnerships and investments, paving the path for a transformation of the world's largest democracy into the world's most powerful defence economy. Aero India would offer unprecedented access, insights and opportunities to connect and collaborate with India and global industry leaders, visionaries, academicians, central and state administrations, and bringing together the defense ministers of various countries, service chiefs, policymakers, foreign OEMs, industry, entrepreneurs, and academia to showcase, connect and collaborate, as well as highlighting the policy reforms and partnership
driving India's new defense manufacturing revolution. The Aero India would spark a renewed sense of pride in India's defense manufacturing and take defense cooperation to the next level. Raksha Mantri also said that the government is committed to make India self-reliant in the field of defense technology and manufacturing. He exuded confidence in the next 3 to 4 years, India will achieve the target of rupees 1.75 lakh crores in the field of defense manufacturing. जो भी बनाना होगा डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। एक लाभ और हुआ है आज के इस उद्घाटन से, आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। यह संदेश सारी दुनिया को जाएगा। And the 13th edition of Aero India show will start from tomorrow. The biennial air show and exhibition will be held at the Yelahanka Air Force Station in Bangalore. The show is hosted by the government of Karnataka and Hindustan Aeronautics Limited. The Aero India provides a platform for aerospace companies to showcase their products and services. And it is also the first global air show organized in the COVID-19 era, the post-COVID-19 era. Their rehearsals were held today where spectacular formations were showcased. While your eyes follow the Tejas forming, wave at him as he makes his exit and wish him. For the signature maneuver, we call it the Dolphin's Leap. Dolphin's Leap. For the rotors, we have been closer. Air-to-air and air-to-ground weaponry, along with the modern avionics, is crossover break. Go with that command. Here you can see, ladies and gentlemen, the crossover break. A perfect cross in. The United States B-1B Lancer heavy bomber will perform a flyby during Aero India Air Show at Yelahanka Air Force Station in Bangalore. Dawn Heflin, who is U.S. Charge d'Affaires, says that the U.S. participation in the air show is another example of the deepening defense and strategic partnership between United States and India. He will also be leading a high-level delegation of U.S. government officials and defense industry representatives to the event. The relationship of India and the United States is built on common interest and common vision of a free and open Indo-Pacific space. Defence PSU Bharat Electronics Limited will showcase state-of-the-art products and systems spanning every domain of its business at Aero India 2021 to be held from February 3rd to 5th, 2021 at Air Force Station Yelahanka in Bangalore. The products and systems are clustered as airborne and space application satellite and space application products and systems for self-reliance, that is Atmanirbhar Bharat, high-performance computing and artificial intelligence systems, land and naval products and systems communication and laser-based products. Non-defense diversification and outdoor display products. In addition to all this, BEL will showcase its R&D capabilities by launching or demonstrating some of its new products and technologies. Some of the new products and technologies are in the area of airborne and space satellite application, which include self-protection suite and DRCM with foreign TOT, handheld field signal generator, airborne and ground spread spectrum, modern backpack anti-drone system, BNAVIC 705, compact time reference server airborne, VPX architecture based SDR for airborne platforms and airborne sonar, and in total there are about 30 products and systems developed as part of the Atmanirbhar Bharat initiative.
that will be on display, including airborne missile electronics, receivers or EW systems as they call them, and many other such as 2 kW fuel cell, FO gyro based sensor packaged unit, Etrimel laser transmitter, IR jammer, call manager, media gateway, C-band tropo power amplifier and IR seekers missiles. And now let's take a look at COVID-related news and updates. Union Ministry of Health and Family Welfare has decided to depute 2 high-level multidisciplinary teams to Kerala and Maharashtra to collaborate with the state health authorities in instituting public health measures for COVID-19 management. The central team to Maharashtra comprises of experts drawn from National Centre for Disease Control and Dr. RML Hospital, New Delhi. The Kerala team shall comprise of senior officials from Ministry of Health and Family Welfare, along with experts from Regional Office in Health and Family Welfare, Thiruvananthapuram, and Lady Hardinge Medical College, New Delhi. The team shall also work closely with the state health departments, take a stock of on-ground situation, recommend necessary public health interventions to contain the large number of cases being reported by these states. At a time when almost all state union territories are showing a declining trend in number of cases and deaths due to COVID-19, Kerala and Maharashtra, they continue to report large number of cases. At present, these 2 states alone are contributing almost 70% of the active COVID-19 cases in the country. Meanwhile, Maharashtra State Health Minister Rajesh Tope assured full support and coordination with centre, saying that it's part of the protocol set by the centre to fight with COVID. Let's now take a look at the COVID-19 updates from across the country, the numbers where they stand. The country's COVID-19 recovery rate has crossed 97%. The total number of recoveries has gone up to over 1,444,000. Health Ministry says the actual caseload currently comprises only 1.52% of the total positive cases. Presently, the total number of active cases in country are 1,63,353. And India's diplomatic vaccine Maitri initiative to provide COVID-19 vaccines to neighbouring countries is moving ahead. In the latest update under Vaccine Maitri, India's vaccine consignments have reached Dubai. External Affairs Minister S. Jaishankar said that Made in India vaccines have reached Dubai, a special friend, a special relationship. Earlier, consignments of Made in India vaccines have reached Algeria and South Africa as well. South African President Cyril Ramaphosa confirmed receiving first consignment of COVID-19 vaccines from the Serum Institute of India. Cyril Ramaphosa says that with the arrival of the consignment, South Africa will launch a mass vaccination campaign. External Affairs Minister S. Jaishankar has tweeted and confirmed the arrival of these consignments in South Africa's Johannesburg. The minister also confirmed the arrival of vaccines in Algeria. He tweeted that a trusted partnership stands renewed. Remember, under the Vaccine Maitri program, India has already sent COVID-19 vaccines to many countries such as Bhutan, Bahrain, Maldives, Bangladesh, Brazil, Nepal, Myanmar and Seychelles, among several others. Shifting focus to parliamentary proceedings, Rajya Sabha proceedings were truncated today on the third day of the budget session. The opposition created ruckus in the upper house over farm laws. Opposition staged a walkout from the Rajya Sabha over the rejection of suspension of business notice. Chairman of the Rajya Sabha, M. Venkaiah Naidu, adjourned the house till 11:30 first, today after reconvening at 10:30 am. Later on, amid continuous disruptions, the House was adjourned till tomorrow. 4 important legislations were on the agenda of the upper house today. The Major Port Authorities Bill, the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, the Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill and the National Commission for Allied and Healthcare Provisions Bill. They were slated to be discussed in upper house today. Moving on, in Lok Sabha adjourned till 5 p.m. amid uproarious scenes by opposition over the farm laws. सदन में चर्चा कर सकते हैं। एक शक्तियां नारे लगाने का काम आप सदन से बाहर करें तो उचित रहेगा।
In other news, Delhi Police Commissioner S.N. Srivastava visited DCP office Outer District Pitampura to meet the police personnel who were injured on 26th of January in Delhi. He hailed the patience shown by Delhi police personnel. He reiterated commitment to focus on the intelligence reports and sticking to strategy and ideas. आप जानते हैं हम चूंकि डिसिप्लिन फोर्स हैं, हमें चीज़ों को बनाना होता है, बिगाड़ना नहीं होता। अगर कोई बल प्रयोग करता है लेकिन हम उसे समझाएंगे और उसे शांत करेंगे। तो इसलिए ये जो अहिंसा और बल प्रयोग न करने का ये सही निर्णय है। लोग चाहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि भड़काए, लेकिन आपने भड़के नहीं, आपने जो संयम था आपका कभी खराब नहीं हुआ। हो सकता है कि कोई चाहता हो कि आपको भड़काए, आप अपनी जो संयम है उसको भूल जाएं, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए हमें हमेशा अपने को मजबूत बनाते हुए आगे की तैयारी करनी है। आगे की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूरा ध्यान दें, क्या प्लान्स हैं उसके बारे में पूरा ध्यान दें, कैसे हैंडल करा जाए उस पर पूरा ध्यान दें, रिहर्स करें और जैसा कि मैंने कहा कि अपने रणनीति और सोच के अनुसार से ही हम काम करें। कभी उस सोच जो भी बनाई जाती है उससे हम कभी भी भटके नहीं। खैर, मैं इसके लिए नहीं आया हूं, रणनीति बनाने के लिए नहीं आया हूं। यहाँ कई सारे मीडिया के लोग हैं, जो मैं बात कहूँगा उसको वो चाहेंगे कि डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करें और एक और भी जो बात नहीं कही जा रही है उसको मोड़ने की कोशिश करें। मैं यहाँ से बस सिर्फ आपसे बातें करने के लिए आया हूँ, आपके अच्छे काम के लिए आपको प्रोत्साहन देने के लिए आया हूं। आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आप सभी वीर हैं, आप बहुत ही निडर हैं और आपने बहुत अच्छी ड्यूटी दी है। मैं कल गया था ईस्ट डायरेक्शन में गाजीपुर, और गाजीपुर में मैं वहाँ पे आपके साथी जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं या बाहर से जो आए हुए हैं वो लोग भी थे। वहाँ पे जितने भी CAPF के, CRPF, RAF CRPF का हिस्सा है, CISF के भी लोग थे, ITBP के भी लोग थे, वहाँ पे भी हम उनकी सराहना किया। वे लोग भी उसी प्रकार से ड्यूटी पर डटे हुए हैं जैसे हम दिल्ली पुलिसकर्मी डटे हुए हैं। दिन हो या रात बराबर आप ड्यूटियां कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि रात का समय बहुत ठंड होता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम न होने के बावजूद भी आप लोग अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। इन सब चीज़ को मैं समझता हूं और मैं आप इसकी तारीफ भी करता हूं। कल हमने एक सहायता के तौर पे हमने कुछ अपने दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड के तरफ से हमने कुछ राशि निश्चित किया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हमने उसके लिए प्रावधान भी दिया है, और जो वैसे तरीके से भी इंजर्ड हैं उनके लिए भी प्रावधान किया है। सब आपको मालूम होगा, क्या राशि है आप सबको मालूम होगा। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि
ये जिसको चोट लगी है, जिसके हाथ टूटे हैं, जिसका डिफरेंट इंजरी हुई है, उसको एक छोटी सी राशि वो कंपनसेट नहीं करता। यद्यपि सारा इलाज सरकारी खर्च से होगा और जिस पीरियड में आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, मैं वो भी कहता हूं कि वो एक मेडिकल लीव के रूप में ट्रीट की जाएगी और वो आपकी छुट्टी कटेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये राशि उस इंजरी को, जो इंजरी है, जो कष्ट है, जो आपने सहा है, उसको कंपनसेट नहीं कर सकता। इसलिए मैं उस अमाउंट को मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको मालूम है। अंत में आपकी काम का सराहना करते हुए एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छी ड्यूटियाँ की हैं। Moving on, the World Wetlands Day is being observed today. This day is dedicated to raising global awareness about the vital role of wetlands for people and the planet Earth. The second day of the February, which also marks the date of the adoption of the Convention of Wetlands. The convention was adopted in 1971 in the Iranian city of Ramsar on the shores of Caspian Sea. This year's theme for World Wetlands Day is Wetland and Water, highlights the importance of wetlands as a source of fresh water and encourages action to restore them and stop their loss. This is especially important as we mark the UN Decade of Ocean Science and Ecosystem Restoration. And on World Wetlands Day 2021, Minister of Environment, Forest and Climate Change Prakash Javadekar has said that India is one of the few countries to have wetland inventory system. The minister tweeted, and I quote, India is one of the few countries in the world to have a wetland inventory system wherein remote sensing techniques have been used to map the wetlands. We have 42 sites designated as wetlands of international importance, Ramsar sites. This was stated by Union Environment Minister in a tweet. Also, World's Wetlands Day events are taking place between 1st February to 3rd of Feb. Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat and Minister of State for Jal Shakti Ratan Lal Kataria participated in the event. During the event, he launched a book with the theme Urban Wetlands Water Bodies Management Guidelines, a toolkit for local stakeholders. He also unveiled a theme poster. The theme for this year's World Wetlands Day is Wetland and Water. World Wetlands Day is observed on 2nd of Feb. This is the date when the Convention of Wetlands was adopted in 1971 in Ramsar. Addressing the event, the minister said that till December last year, India had 42 water bodies marked as Ramsar sites, which are important for ecosystem survival. सर, प्रोटोकॉल के अनुरूप जिन तालाबों को जिनका संरक्षण इकोसिस्टम सर्वाइवल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाए एवं उनका संरक्षण वैश्विक धरोहर के रूप में किया जाना आवश्यक हो, रामसर साइट्स के रूप में उन्हें चिन्हित किया जाता है। उस सूची में भारत के दिसंबर 2020 तक 42 ऐसे तालाब थे जो रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित थे और दक्षिण एशिया में ये संख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक है। Prime Minister Narendra Modi will be inaugurating the Chauri Chaura centenary celebrations at Chauri Chaura in Gorakhpur, UP on 4th February 2021 at 11 a.m. via video conferencing. Now, this day marks 100 years of the Chauri Chaura incident, which is a landmark event in the country's fight for independence. Prime Minister will also release a postal stamp dedicated to Chauri Chaura centenary during the event. Chief Minister of UP will also be present on the occasion. The centenary celebrations and various events planned by the state government will begin in all 75 districts of the state from 4th of February 2021 and will continue till 4th February 2022. The National Investigation Agency, or NIA, which deals with terror cases, will now be probing the Israeli embassy blast case. The Ministry of Home Affairs has issued an order to hand over the case to NIA. Following the order, NIA will register cases under appropriate sections and will start an investigation. The Delhi Police's special cell will need to hand over all relevant evidence and documents to the agency.
NIA officials had already visited the spot when the blast took place and near the Israeli embassy in New Delhi on Friday, that is 29th of January. All the members of the India and England cricket team completed their quarantine and they have all cleared the tests for coronavirus as both teams prepare for the first test beginning in Chennai from 5th of Feb. All members of the team also returned negative results for the 3 coronavirus tests that they had undergone during their quarantine period. The first 2 tests of the 4-match series will be played at M.H. Chidambaram Stadium in Tamil Nadu and Tamil Nadu capital, that is Chennai, and the remaining 2 tests will be played in Ahmedabad's Motera ground, which will also host the 5-match T20 series before teams move to Pune for 3 ODI series. Now, India comes into the series on the back of the test series win in Australia. England too are in good shape, good form, having swept the 2-match series in Sri Lanka. The 4-match series is crucial for both teams, with a spot in the World Test Championship final up for grabs. And with that, it's time to wrap up this newscast. News continues on DD News and DD India. Stay with us. Namaskar. दुनिया हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुबा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव फेक है कि वहाँ पर पैलेस से बच्चों को मारा जा रहा है। ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं 2 टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। न्यू इंडिया को साकार बनाने और देश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए युवाओं की प्रतिभा, हुनर और हौसलों को संजोया गया है संसाधनों और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के माध्यम से। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया से जुड़े युवाओं की हौसला अफजाई की जा रही है।
नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के जरिए। दूरदर्शन लेकर आ रहा है इन्हीं विजेताओं के बुलंद हौसलों, अडिग सोच और असाधारण यात्राओं की कहानियां। 12 क्षेत्रों में 35 श्रेणियां, देश के अलग अलग भागों से स्टार्टअप की सफलता की कहानियां। खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस में आपके अपने दूरदर्शन नेटवर्क पर। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।